हेलो गाइस, मैं हूं आपकी एजुकेटर माया किच्ची और मैं लेके आई हूं आपके लिए प्रोटोजोआ पर कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि हाल ही के पेपर जैसे कि आरपीएससी है। आरपीएससी के अभी हाल ही के पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे। उसके अलावा एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और ये जो एमसीक्यू है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और राजस्थान में होने वाले विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पर प्रोटोजोआ टॉपिक लगता है वहाँ पर इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही यह जो बड़े एग्जाम होते हैं जैसे सीएसआर नेट, यूजीसी नेट, उनमें भी इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, ये प्राय सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोपिक होते हैं। बी ऑप्शन है, ये प्राणी जगत के सबसे आदिम प्रीमेटिव प्राणी माने जाते हैं। तीसरा कथन है ऑप्शन सी। जो तीसरा कथन है वो है, इनमें उपकोशिकीय कार्य की श्रम विभाजन सब सेलुलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। सही विकल्प चुनना है। केवल ऑप्शन ए है केवल ए सही है, ऑप्शन बी है केवल बी और ए सही है, ए और बी सही है, और ऑप्शन सी कह रहा है केवल बी और सी सही है, और ऑप्शन डी कह रहा है ए, बी और सी सभी सही है। तो बात करते हैं कि प्रोटोजोआ के अंदर, तो इन तीनों ऑप्शनों के बात करते हैं तो ये प्राय सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोपिक होते हैं। हाँ भाई, प्रोटोजोआ जो होते हैं वो कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही होता है। दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं, ये प्राणी जगत के ना जो एनिमल किंगडम है उसके सबसे आदिम प्रीमेटिव प्राणी माने जाते हैं। हाँ, प्रोटोजोआ से पहले और कोई प्राणी नहीं हुआ था प्राणी जगत के अंदर। तो प्रोटोजोआ जो है वो प्रीमेटिव एनिमल है। तो ये कथन भी क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। तीसरे क्वेश्चन पे विचार करते हैं कि इनमें उपकोशिकीय कार्य की श्रम विभाजन सब सेलुलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। हाँ सही बात है कि इनमें उपकोशिकीय सब सेलुलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। मैंने क्लास में भी बताया था कि इनकी जो एक ही कोशिका होती है और एक ही कोशिका के अंदर अलग अलग जो भाग होते हैं उन भागों के द्वारा अलग अलग कार्य संपादित किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। जैसे फूड व्हीकल्स है तो वो खाना पचाने का काम करेगी, सीलिया है तो गमन में काम करेंगे। तो ये अलग अलग जो सब सेलुलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर जो है उनके अंदर देखने को मिलता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही हो जाता है। ओवरऑल इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ए, बी और सी तीनों ही कथन क्या है? सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रोटोजोआ का अध्ययन विशेष रूप से उपयोगी है। ऑप्शन ए है बोटनी में, ऑप्शन बी है प्लियोनोबोटनी में, ऑप्शन सी है एस्ट्रोनोमी में, और ऑप्शन डी है जियो जियोफिजिक्स में। आप लाइव चैट में कमेंट करके जो क्वेश्चन है उनके आंसर बता सकते हो, क्योंकि मैं आपकी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देख रही हूँ। क्योंकि देखो, क्वेश्चन गलत होते हैं तो उससे भी हमें सीखने को ही मिलता है। ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो वो याद हो जाता है। तो क्वेश्चन के साथ आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स में देते जाइए, कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई देते जाइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, या फिर आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, कौन सा आंसर सही है वो आप देते रहिए और फिर अपनी एनालिसिस करना। एक तरह से ये आपके लिए क्या है? प्रैक्टिस सेट ही है। तो प्रोटोजोआ का अध्ययन विशेष रूप से उपयोगी है, इसका सही आंसर अभी तक आपने कर दिया होगा। अब देखते हैं कि क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी है प्लियोनोबोटनी में ना। प्लियोनोबोटनी जो है उसके अंदर ही प्रोटोजोआ का अध्ययन जो होता है विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है, मतलब जीवाश्म विज्ञान के अंदर है ना। उसके बाद बात करते हैं प्रोटोजोआ के शारीरिक संगठन के संदर्भ में सही कथन है। इनमें से वह कथन चूज करना है, कौन सा सही कथन है ना। करेक्ट स्टेटमेंट जो है उसका चुनाव करना है। तो देखते हैं, पहली बात लिखी हुई है कि यह बहुकोशिकीय होते हैं।
रिमेम्बर कीजिए कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं या फिर मल्टी सेलुलर होते हैं। अगर आपने लेक्चर ले रखा है तो आपको सीधा याद आ गया होगा कि प्रोटोजोआ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनि सेलुलर होते हैं। तो फर्स्ट जो कथन है वो कैसा हो चुका है, गलत हो चुका है। पहले आप आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, फिर एक्सप्लेनेशन को सुनना। प्रोटोजोआ जो है इनमें उत्तक टिश्यू पाए जाते हैं। अब एक कोशिका है तो टिश्यू हो सकते हैं क्या? तो कोशिकाओं का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, उत्तक या टिश्यू कहलाता है। अगर एक कोशिका है तो क्या टिश्यू हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर बात करते हैं, इनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है। बिल्कुल सही। ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं। इनका शरीर जो होता है केवल एक कोशिका से बना होता है। ये कथन सही हो जाएगा। फिर भी हमें आंसर तो मिल गया है कि इसका आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर भी हमें लास्ट वाला क्वेश्चन ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। इनमें अंग तंत्र पाया जाता है। बिल्कुल भी नहीं, टिश्यू तो पाए जा रहे हैं, तो टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, अंग बनाएंगे। अंग मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इससे कहते हैं एलिमिनेटेड मेथड। तो इससे भी आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। निम्न में से कौन सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ है? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट्स में दीजिए। ऑप्शन ए है एंटामीबा, ऑप्शन बी है ट्राइकोनिम्फा, ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम और ऑप्शन डी है जियार्डिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ जो है वो कौन सा हो जाएगा, ट्राइकोनिम्फा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन प्रोटोजोआ के आवास हैबिट के बारे में सही है? कौन सा कथन चूज करना है, करेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन को चूज करना है, सही कथन को चूज करना है। मुक्त जीवी फ्री लिविंग प्रोटोजोआ जल में पाए जाते हैं। क्या जो फ्री लिविंग प्रोटोजोआ होते हैं क्या वो जल में पाए जाते हैं? आंसर लाइव चैट में बताइए कि वो पाए जाते हैं। बिल्कुल सही, हाँ पाए जाते हैं। परजीवी पैरासाइटिक प्रोटोजोआ अन्य जीवों के अंदर रहते हैं। तो पैरासाइटिक जो प्रोटोजोआ होते हैं वो दूसरे जीवों में दूसरे जो जीव होंगे उनके शरीर के अंदर रह सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं और अंदर भी हो सकते हैं। तो पैरासाइटिक प्रोटोजोआ जो होते हैं वो शरीर के अंदर रहते हैं। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सभी प्रोटोजोआ केवल स्थलीय होते हैं। देखो, जब भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन में केवल सभी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहां पर थोड़ा सोचना है। केवल स्थलीय नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि अधिकांश जो प्रोटोजोआ है वो कैसे है, जलीय है। तो केवल स्थलीय नहीं हो सकते। ये ऑप्शन जो हो जाएगा, ये कथन जो होगा वो गलत होगा। हमें क्या करना है, सही कथन का चुनाव करना है। तो आंसर आ गया है कि ए और बी कथन सही है। तो यहाँ पे सही उत्तर देखते हैं, केवल ए नहीं, केवल ए और बी। ठीक है, ये सही आंसर हुआ। बी और सी, सी तो गलत है। डी में देखो ए बी सी, तो सी गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, केवल ए और बी जो कथन है वो सही हो जाएंगे प्रोटोजोआ के आवास के अकॉर्डिंग, है ना। क्लासें लेने के बाद ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और इस तरह से हमें उनको डील करना पड़ता है। प्रोटोजोआ में गति के संसाधनों सॉरी प्रोटोजोआ में गति के साधनों के रूप में पाए जाते हैं। केवल पैर पाए जाते हैं। क्या प्रोटोजोआ में पैर पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते। तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी लिखा हुआ है कुटपादो शुरोपोडिया कशाप फ्लैजिला पक्षवाप सीलिया। हाँ, प्रोटोजोआ के अंदर फ्लैजिला, सीलिया और शुरोपोडिया जो होते हैं वो गति के लिए पाए जाते हैं। इसी के बेस्ट पर तो क्या है, इसका क्लासिफिकेशन भी दिया गया है। प्रोटोजोआ में पंख नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन डी है जोड़दार पेड़, मतलब पेड़ जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। तो केवल ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शुरोपोडिया, फ्लैजिला और सीलिया जो होते हैं इसके गमनांक के रूप में पाए जाते हैं प्रोटोजोआ के। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मानव में अमीबियासिस का मुख्य संक्रमण स्थल है। जो मानव है उसके अंदर अमीबियासिस जो है का
मुख्य जो संक्रमण स्थल है वो कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है छोटी आंत, ऑप्शन सी है बड़ी आंत और ऑप्शन डी है आमाशय। तो इसका सही आंसर आप कमेंट्स में दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बड़ी आंत। बड़ी आंत जो होता है वो जो अमीबियासिस रोग जो है उसका मुख्य संक्रमण स्थल है। अमीबियासिस रोग किसके द्वारा होता है? एम अमीबा हिस्टोलिका के द्वारा होता है। बड़ी आंत में संक्रमण देखने को मिलता है। पोषण न्यूट्रिशन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अब हमें कौन सा कथन चूज करना है जो कि असत्य, इनकरेक्ट कथन की जांच करनी है। देखो फर्स्ट ऑप्शन ए दे रखा है, प्रोटोजोआ होलोजोइक हो सकते हैं। हाँ, प्रोटोजोआ होलोजोइक होते हैं, हमने पढ़ा है प्रोटोजोआ जो होते हैं वो होलोजोइक होते हैं। प्रोटोजोआ सेप्रोजोइक हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं सेप्रोजोइक, ये भी हमने पढ़ा था। प्रोटोजोआ केवल, यहाँ पे गौर करना, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है केवल स्वपोषी ऑटोट्रोपिक होते हैं। प्रोटोजोआ ऑटोट्रोपिक तो होते हैं पर केवल ऑटोट्रोपिक नहीं होते, वो पैरासाइटिक भी होते हैं, सेप्रोजोइक भी होते हैं, होलोजोइक भी होते हैं और ऑटोट्रोपिक भी होते हैं। फिर ऑप्शन डी लिखा हुआ है प्रोटोजोआ परजीवी पैरासाइट भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही है, प्रोटोजोआ जो होते हैं पैरासाइट भी हो सकते हैं। तो ये केवल आने से ये कथन क्या हो जाएगा? रोंग हो जाएगा, और जो रोंग है वही क्या है? आंसर है। तो पोषण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो प्रोटोजोआ केवल स्वपोषी होते हैं, केवल नहीं होते, प्रोटोजोआ स्वपोषी भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। प्रोटोजोआ का उपयोग इवोल्यूशनरी स्टडी में होता है क्योंकि इवोल्यूशनरी स्टडी में होता है क्यों? ये मृत जीव है। क्या प्रोटोजोआ मृत जीव है? नहीं, ये तो लिविंग जीव है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी लिखा हुआ है ये जीवाश्म नहीं बनाते हैं। क्या प्रोटोजोआ जीवाश्म नहीं बनाते हैं क्या? जीवाश्मी प्रोटोजोआ होते हैं, जीवाश्म बनते हैं प्रोटोजोआ से, तो ये गलत हो जाएगा। ये आदिम यूकेरियोट्स हैं, ये केवल परजीवी हैं। क्या ये केवल परजीवी होते हैं? नहीं, ये केवल परजीवी नहीं होते, ये सेप्रोजोइक भी होते हैं, होलोजोइक भी होते हैं, ऑटोट्रोफिक भी होते हैं और पैरासाइटिक भी होते हैं। ये आदिम यूकेरियोट्स है, ये है ना आदिम प्रीमेटिव प्राणी है, प्रीमेटिव यूकेरियोट्स है, इसलिए इनको इवोल्यूशनरी स्टडी में इनका यूज किया जाता है प्रोटोजोआ का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये आदिम यूकेरियोट्स है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें एक असर्शन दिया हुआ है ए, प्रोटोजोआ में सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म का विभेदन नहीं होता है और उसका रीजन दे रखा है आर, क्योंकि प्रोटोजोआ एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर प्राणी होते हैं। विकल्प हमें दे रखे हैं कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब ऑप्शन नंबर बी दे रखा है ए और आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी दे रखा है ए सही है आर गलत है, और ऑप्शन डी दे रखा है ए गलत है और आर सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन जो होगा इसमें सही होगा। प्रोटोजोआ में जो सोमेटोप्लाज्म और जर्मोप्लाज्म होते हैं वो विभेदित नहीं होते, नॉन डिफरेंशिएशन भी देखने को मिलता है, क्योंकि एक ही कोशिका है ना, और एक कोशिका में जर्मोप्लाज्म और सोमेटोप्लाज्म को डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, तो नहीं होते हैं। और इसका जो रीजन दे रखा है क्योंकि प्रोटोजोआ एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर प्राणी होते हैं, इसीलिए सोमेटोप्लाज्म और जर्मोप्लाज्म जो होते हैं वो विभेदित नहीं होते। बिल्कुल सही है। तो कथन ए और आर दोनों ही सही है, और आर जो है वो किसकी? ए की सही व्याख्या करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इस क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी एक असर्शन दे रखा है ए, प्रोटोजोआ में प्राकृतिक मृत्यु नेचुरल डेथ नहीं होती है। प्रोटोजोआ जो होते हैं उसके अंदर नेचुरल डेथ नहीं होती है। रीजन आर दे रखा है क्योंकि इनमें शरीर का प्रदत्त मूल्य सोमेटिक वैल्यू नहीं होता है, तो इनके पास जो है सोमेटिक वैल्यू जो होती है वो नहीं होती, उसकी वजह से क्या होता है? इनकी नेचुरल मृत्यु नहीं होती है। दो कथन ए जो है
उसकी जो व्याख्या है वो आर करता है या नहीं करता है, ये बताना है। क्योंकि दोनों ही कथन क्या है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सही विकल्प का चुनाव करना है। ऑप्शन ए में दे रखा है ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए सही है और आर गलत है। सी ऑप्शन दे रखा है ए गलत और आर सही। डी ऑप्शन दे रखा है ए और आर दोनों गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्योंकि प्रोटोजोआ में प्राकृतिक नेचुरल डेथ नहीं देखने को मिलती, क्योंकि इनकी जो सोमेटिक वैल्यू होती है वो नहीं होती है। इनका शरीर का जो सोमेटिक वैल्यू होता है वो नहीं होता, इसी कारण इनमें क्या होती है, नेचुरल डेथ नहीं देखने को मिलती। इसका अर्थ हुआ है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। जो रीजन है वो असर्शन की व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज राइट। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इसमें एक असर्शन दे रखा है, एक प्रोटोजोआ में परासरण नियमन ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य संकुचनशील रिक्तिका कॉन्ड्रिकल विकल्प के द्वारा होता है। बिल्कुल सही बात है कि कॉन्ड्रिकल विकल्प जो होती है वो ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करती है। रीजन दे रखा है इसका, क्योंकि ये मुख्यतः श्वसन अंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। क्या? और जो संकुचनशील रिक्तिकाएं होती है, कॉन्ड्रिकल विकल्प जो होती है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन होती है। विचार करना है इस पे, सही उत्तर का चुनाव करना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है ए और बी दोनों सही है, आर व्याख्या करता है। ऑप्शन बी दे रखा है ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन सी दे रखा है ए गलत है, आर सही है। और ऑप्शन डी दे रखा है ए और आर दोनों गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए सही है और आर गलत है। भाई ये जो कॉन्ट्रिकल व्हीकल जो होती है वो मुख्य रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। तो प्रोटोजोआ के अंदर मुख्य रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं वो कॉन्ट्रिकल व्हीकल्स नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो कथन बिल्कुल सही है कि जो है परासरण नियमन का काम करती है कॉन्ट्रिकल व्हीकल्स, पर जो आर है रीजन है वो क्या है, गलत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम उत्पन्न करती है। प्लाज्मोडियम जो होती है वो एक मलेरिया रोग उत्पन्न करती है। अब इसमें मलेरिया के कोई बहुत सारे टाइप दे रखे हैं। बिनाइन मलेरिया ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा हुआ है क्वारंटन मलेरिया, ऑप्शन सी में दे रखा है मेलिगेंट मलेरिया और ऑप्शन डी में दे रखा है रिलैप्सिंग फीवर। तो जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होती है वो कौन सा मलेरिया उत्पन्न करती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मेलिग्नेट मलेरिया। मेलिग्नेट मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा उत्पन्न होता है। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। असर्शन ए दे रखा है, प्रोटोजोआ में अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। हाँ, प्रोटोजोआ में अलैंगिक जनन भी देखने को मिलता है और लैंगिक जनन भी देखने को मिलता है। अलैंगिक जनन जो लैंगिक जनन होता है सिनगेमी और युग्मकों की संलयन से होता है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही हो गया और सॉल्यूशन ए जो है बिल्कुल सही है। फिर इसका रीजन क्या दे रखा है, अलैंगिक जनन द्विखंडन बहुखंडन से तथा लैंगिक जनन सिनगेमी या होलोगेमी से होता है। बिल्कुल सही। प्रोटोजोआ के अंदर जो अलैंगिक जनन होता है वो द्विखंडन और बहुखंडन से हो सकता है और लैंगिक जनन जो होता है वो सिनगेमी और होलोगामी से हो सकता है। दोनों विधियों से हो सकता है। इसीलिए क्या अब बताइए इस ऑप्शन में कि आर भी सही है और ए भी सही है, क्या आर ए की व्याख्या कर रहा है? तो सही विकल्प का चूज करना है। आप कमेंट्स में ऑप्शन बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसका। ऑप्शन ए दे रखा है ए और आर दोनों सही तथा ए आर की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी में देखा ए और आर दोनों सही है पर व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी में दे रखा है ए सही है, आर गलत है। और डी में दे रखा है ए गलत है और आर सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए सही है, क्योंकि दोनों ही विधियों के नाम दे रखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो रीजन है वो असर्शन का जो एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ये इसकी व्याख्या कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
15 दे रखा है, निम्न कथनों पर विचार करना है ना। फ्रंट साइज मैंने थोड़ा छोटा रखा था, क्वेश्चन बड़ा है ना। आरपीएससी आजकल इतने ही बड़े क्वेश्चन पूछ रही है, और एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में भी अभी हालिया पैटर्न के अनुसार ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो थोड़ा सा उसमें उसके हिसाब से भी हमने अच्छे से ही क्वेश्चन देखे हैं। छोटे क्वेश्चन आएंगे तो इनमें से बन जाएंगे, तो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पहले आप कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए दे रखा है, होलोजोइक प्रोटोजोआ जल में उपस्थित जीवाणु को खाकर जल शुद्धिकरण में सहायक होते हैं। जल शुद्धिकरण में प्रोटोजोआ सहायक होते हैं और वो बैक्टीरिया को खाते भी हैं, और होलोजोइक प्रोटोजोआ ही जो होते हैं वही जो होते हैं वो शुद्धिकरण में मदद करते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही। फिर ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, प्लैंक्टोनिक प्रोटोजोआ समुद्री फूड चेन की पहली कड़ी बनाते हैं। जो प्लैंक्टोनिक प्रोटोजोआ होते हैं वो समुद्री फूड चेन की पहली कड़ी बनाते हैं, बिल्कुल सही। प्लैंक्टोनिक प्रोटोजोआ जो होते हैं, छोटे छोटे जो प्रोटोजोआ होते हैं जो कि पादपों को खाते हैं, वो जो होते हैं फूड चेन की फर्स्ट जो कड़ी है वो बनाते हैं, फर्स्ट लिंक को बनाते हैं। ये बिल्कुल कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। फिर ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है, सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ हमेशा परजीवी पैरासाइटिक होते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है हमेशा, हमेशा, केवल, सदैव, ऐसे जो शब्द आते हैं उन पे गौर करना। ये हमेशा ही क्या हो जाते हैं, रॉन्ग होते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर डी देखा है, फोरेमिनीफेरा के जीवाश्मों से सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। तो बिल्कुल सही है, फोरेमिनीफेरा के जो जीवाश्म हैं उनसे सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, क्योंकि इनके जो कंकाल होते हैं वो नीचे जम जाते हैं और कालांतर में वो क्या बना लेते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बना लेते हैं। हमें सही कथन का चुनाव करना है, तो ये वाला डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही। तो सही ऑप्शन क्या है, ए है, बी है और डी है। अब ऑप्शन में देखते हैं, सही कथनों का चयन करना है, केवल ए और बी नहीं, डी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखा है केवल ए, बी और डी, हाँ बिल्कुल सही, ए, बी और डी जो है क्या सही है। ऑप्शन नंबर डी में सी में दे रखा है बी और सी, सी तो टोटली रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कि सभी ए बी सी डी, तो सी तो रॉन्ग है, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल ए, बी और डी जो है सही कथन है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना और सॉल्व करना। प्रोटोजोआ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, इनकरेक्ट है, कौन सा कथन असत्य है, इनकरेक्ट है, उसकी बात करते हैं। तो रेडिलोरिया के कंकाल सिलिका के बने होते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है कि रेडिलोरिया के कंकाल जो होते हैं वो सिलिका के बने होते हैं। ऑप्शन बी दे रखा है न्यूमेलाइट्स लाइमस्टोन के निर्माण में सहायक है। और ऑप्शन सी दे रखा है ट्रिपेनोसोमा मलेरिया उत्पन्न करती है। ऑप्शन डी दे रखा है ट्राइकोनिम्फा दीमक की आंत में पाया जाता है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले की ऑप्शन की बात करूं कि जो रेडियोलेरिया की कंकाल सिलिका के बने होते हैं, बिल्कुल सही, रेडियोलेरिया के जो कंकाल होते हैं वो सिलिका के बने होते हैं। ऑप्शन ए जो हो गया वो सही हो गया। हमें क्या चूज करना है, इनकरेक्ट कथन को चूज करना है। ऑप्शन बी दे रखा है न्यूमेलाइट्स लाइमस्टोन के निर्माण में सहायक होते हैं, बिल्कुल सही, न्यूमेलाइट जो होते हैं लाइमस्टोन के निर्माण में सहायक होते हैं। ऑप्शन सी दे रखा है ट्रिपेनोसोमा मलेरिया उत्पन्न करती नहीं, ट्रिपेनोसोमा जो होती है वो मलेरिया उत्पन्न नहीं करती है, वो तो स्लीपिंग सिकनेस जो है वो डिजीज उत्पन्न करती है। फिर ऑप्शन डी दे रखा है ट्राइकोनिम्फा, ये क्या है, सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ है जो कि दीमक की आंत में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, ये कथन क्या हो जाएगा, सही। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है, केवल ट्रिपेनोसोमा जो होती है वो मलेरिया उत्पन्न करती है। मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें असर्शन ये दे रखा है प्रोटोजोआ को प्रयोगशाला लैबोरेटरी में जेनेटिक और हेरिडिटी के अध्ययन हेतु उपयोग किया जाता है। इसका रीजन दे रखा है प्रोटोजोआ का आकार सूक्ष्म होता है तथा ये तेजी से जनन करते हैं। ठीक है,
तो देखते हैं। हाँ, बात तो सही है कि जेनेटिक्स और हेरिडिटी में अध्ययन के लिए इनको उपयोग में किया जाता है और इनका आकार भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है और तेजी से जनन कर सकते हैं, इसलिए ये इनको यूज़ करना इजी हो जाएगी। मतलब जनरेशन जो होगी वो जल्दी मिल जाएगी ना, शॉर्ट लाइफ टाइम देखने को मिल रहा है, तेजी से जनन करे तो फटाफट क्या हो जाएगी, इनकी नई जनरेशन देखने को मिल जाएगी। इसी वजह से इनको जेनेटिक्स और हेरिडिटी के अध्ययन मतलब कुल मिला के इनको आनुवंशिक के अंदर यूज लिया जा सकता है। आनुवंशिक जो लैबें होती है वहां पर इनको यूज लिया जा सकता है। तो कथन ए और आर दोनों सही है और आर जो है कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। बिल्कुल उत्तर हमारे सामने है, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा ए आर आर तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, दोनों सही है पर व्याख्या नहीं करता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है, बिल्कुल गलत। ए गलत है और आर सही है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। असर्शन दे रखा है रेड टाइड लाल ज्वर की घटना समुद्र के जल को विषैला बनाती है। बिल्कुल हमने ये पढ़ा था कि रेड टाइड लाल ज्वार जो होता है उसकी जो घटना होती है उसे समुद्र का जो जल होता है वो विषैला हो जाता है। रीजन दे रखा है नक्युलिका नक्युलुका गोन्युलक्स जैसे डायनोफ्लैजिलेट की अत्यधिक संख्या पुंग उत्पन्न करती है। वही गोन्युलिक्स और नेक्युलिका जैसे डायनोफ्लैजिलेट होते हैं उनकी जो संख्या होती है अत्यधिक संख्या हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है ब्लूम उत्पन्न हो जाता है। उसी की वजह से क्या होता है रेड टाइड की घटना होती है और जल क्या हो जाता है विषैला हो जाता है। तो सही कथन का चुनाव करना है। ऑप्शन ए दे रखा है, ए और आर दोनों सही है तथा ये आर की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल ये ऑप्शन जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर माना जाएगा। बी गलत हो जाएगा, यहाँ पे सी भी गलत है और डी भी गलत होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है। असर्शन दे रखा है एंट अमीबा हिस्टोरिका मानव में अमीबिक डिसेंट्री उत्पन्न करती है। तो ये कथन सही है। असर्शन जो है बिल्कुल सही है। रीजन आर दे रखा यह बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन में परजीवी के रूप में निवास करती है, ये भी बिल्कुल सही है। हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी दे रखा है दोनों सही है पर व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी दे रखा है ए सही है आर गलत है। ऑप्शन डी दे रखा है ए गलत है और आर सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है। क्यों एंड हिस्टोलिका जो होते हैं अमेबिक डिसेंट्री उत्पन्न करती है और ये लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत में ही परजीवी के रूप में देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये है मैचिंग का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है कि लिस्ट दे रखी है, इसमें फर्स्ट लिस्ट जो है उसमें प्रोटोजोआ के नाम दे रखे हैं और सेकंड लिस्ट में डिजीज और इम्पोर्टेंस दे रखी है। तो उनसे हमें क्या करना है, इसको मिलान करना है। फर्स्ट लिस्ट में दे रखा है प्लाज्मोडियम जो है वो क्या करता है, तो प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया डिजीज होती है। तो ए का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। उसके बाद बी ऑप्शन दे रखा है लिशमैनिया डोनोवानी। लिशमैनिया डोनोवानी से क्या होता है, काला अजार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 से मिलान हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है रिबेनोसोमा गैमियस। इससे जो कौन सी डिजीज होती है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है। तो सी का किससे हो जाएगा? सी का किससे मिलान हो जाएगा? 3 से। फिर आता है जियार्डिया लैम्बिया। इससे क्या होती है? जियार्डियासिस होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उसका सही मिलान किससे हो जाएगा? 4 से हो जाएगा। तो 1 2 1 2 1 3 4 2 1 3 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो ऑप्शन में देखते हैं। 2 1 3 4
तो 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन दे रखा है 21, लिस्ट दे रखी है प्रोटोजोआ फॉसिल को लिस्ट सेकेंड रॉक टाइप से मिलान करना है। फर्स्ट दे रखा है फोरेमिनीफेरा, इसका जो रॉक टाइप होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 लाइमस्टोन। ये भी पहले क्वेश्चन में अपन पढ़ के आए थे कि फोरेमिनीफेरा जो है वो लाइमस्टोन बनाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि रेडियोलेरिया, रेडियोलेरिया जो है इसकी जो रॉक टाइप होगी वो क्या कहलाएगी, चर्ट कहलाएगी। तो ये भी ऑप्शन 3 से मिलान हो जाए, मतलब ए का 2 देखना है और बी का क्या देखना है, 3 देखना है। तो सबसे पहले ए का 2 इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में भी ए का 2 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी, ए और सी जो है वो क्या हो जाएंगे, अभी तक सही चल रहे हैं। फिर बी में देखते हैं ऑप्शन नंबर ए और 2, अब बी में देखते हैं 1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। अब आप बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर है। न्यूमिलाइट जो है उसकी जो न्यूमिलाइट जो है उसकी जो टाइप है वो क्या हो जाएगी, फ्लिंट हो जाएगी। और ट्रिपोली स्टोन जो होते हैं वो किस में काम आते हैं, पॉलिशिंग मटेरियल के काम आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो 2 3 1 4 जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर माना जाएगा। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा प्रोटोजोन सिम्बायोटिक प्लस सेलुलर डाइजेशन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ट्राइकोमोनास, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है ट्राइकोनिम्फा, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है जियार्डिया, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है हिस्टोमोनास। तो सिम्बायोटिक और सेलुलर डाइजेशन के लिए तो कौन है, ट्राइकोनिम्फा, क्योंकि ये दिमाग की आंत में रहता है और सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का भी एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न निम्न कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट कथन ए दे रखा है प्रोटोजोआ जल, नम्र मिट्टी एवं अन्य जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। अन्य जीवों के शरीर में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। मैमल्स के युग में प्रोटोजोआ का आर्थिक महत्व नगण्य माना जाता है, ये भी सही है, क्योंकि मैमल्स का जो युग है स्तनधारियों के युग में जो प्रोटोजोआ होते हैं उनका जो आर्थिक महत्व होता है बिल्कुल नगण्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, प्रोटोजोआ केवल लाभदायक होते हैं, हानिकारक नहीं होते, फिर हानिकारक होते हैं, डिजीज होती है इनसे। तो ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन नंबर सी है, कथन सी है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर हमें दे रखा है कथन नंबर डी, प्रोटोजोआ का अप्रत्यक्ष प्रभाव मानव जीवन पर अधिक होता है, अप्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलता है, बिल्कुल सही बात है। कथन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। तो सही कथनों का चयन कीजिए, हमने चयन कर लिया है कौन कौन से कथन है, ए बी और डी। तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल ए और बी, नहीं भी सी डी भी सही है। फिर ऑप्शन बी दे रखा है ए बी और डी, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी में दे रखा है सी गलत है, ऑप्शन डी में भी सी गलत है, तो ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाए, केवल ए बी डी जो कथन है वो सही होंगे। हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा कथन होलोजोइक प्रोटोजोआ के संदर्भ में सही है। तो ये प्रकाश संश्लेषण करते हुए होलोजोइक है, मतलब दूसरे प्राणी को खाते हैं, इसका मतलब इनमें कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ये जल में उपस्थित जीवाणु को खाकर जल को शुद्ध करते हैं, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि जल में उपस्थित जीवाणु को खाकर जल को शुद्ध करते हैं। ये केवल परजीवी होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये केवल मिट्टी में पाए जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो केवल आते हैं, ये दो ऑप्शन तो गलत हो जाते हैं। और ऑप्शन नंबर बी जो है होलोजोइक प्रोटोजोआ के संदर्भ में बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि ये जो है जीवाणु को खाकर जल को शुद्ध करते हैं। फिर रेड टाइड उत्पन्न होती है, रेड टाइड किससे उत्पन्न होती है, बैक्टीरिया के द्वारा, डाइटम्स के द्वारा, डायनोफ्लैजिलेट के द्वारा या साइनोबैक्टीरिया के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डायनोफ्लैजिलेट के द्वारा। असर्शन ए दे रखा है प्रोटोजोआ आधुनिक स्वेज ट्रीटमेंट में सहायक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर असर्शन ए जो है दे रखा है कि आधुनिक स्वेज ट्रीटमेंट में सहायक माने जाते हैं, बिल्कुल कथन तो क्या है, सही है। उसके बाद असर्शन आर की बात करते हैं कि प्रोटोजोआ जीवाणु को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, होलोजोइक प्रोटोजोआ होते हैं जो जीवाणु को खाकर जल को शुद्ध करते हैं। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही विकल्प का चयन करना है, ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी दे रखा है ए और आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी दे रखा सही है, ए सही है, आर गलत है। और ऑप्शन डी दे रखा ए गलत है, आर सही है।
अगर मैं इस क्वेश्चन की सही आंसर की बात करूं तो जैसे कि स्वेज ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, जो जो गंदगी होती है उसका ट्रीटमेंट करना, है ना, कचरे का ट्रीटमेंट करना, उपचार करना। तो ये देखने को मिलता है अगर प्रोटोजोआ जो होते हैं वो जीवाणु को खा लेंगे तो एक तरह से क्या कर रहे हैं, वो स्वेज ट्रीटमेंट में सहायता दे रहे हैं। तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। फिर हमें एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है, असर्शन ए दे रखा है, रेड टाइड से समुद्री मछलियां मर जाती हैं। हाँ, रेड टाइड से क्या होता है, जल जो विषैला हो जाता है, विषैले जल में जो मछलियां होती है वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो ये जो असर्शन ए है वो बिल्कुल सही है। रीजन आर की बात करूं तो डायनोफ्लैजेलेट द्वारा उत्पन्न टॉक्सिन समुद्री जल को विषैला बना देता है। बिल्कुल सही बात है कि जो डायनोफ्लैजेलेट होते हैं उनके द्वारा जो टॉक्सिन सिक्रेट किए जाते हैं उसी के द्वारा समुद्री जल जो होता है वो विषैला हो जाता है। सही उत्तर का चयन करना है, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन बी दे रखा है कि दोनों सही है पर व्याख्या नहीं हो रही। ऑप्शन सी दे रखा है ए सही है आर गलत है। ऑप्शन डी दे रखा है ए गलत है और आर सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इज राइट। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। रेडियोलेरिया के कंकाल बने होते हैं, किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के नहीं, सिलिका के बिल्कुल सही, सिलिका के बने होते, काइटिन के नहीं बने होते हैं और फॉस्फेट के भी नहीं बने होते। ऑप्शन बी है जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 29वें क्वेश्चन पे। तो असर्शन ए दे रखा है, सोइल प्रोटोजोआ कृषि के लिए सदैव लाभदायक होते हैं। और रीजन दे रखा है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को खाकर मिट्टी की उर्वरकता घटाते हैं। तो इसके अंदर देखो ये क्या लिखा हुआ है कि मिट्टी की उर्वरकता को घटाते हैं, रीजन सही है। पर सोइल सदैव सदैव क्या है, लाभदायक है? तो बिल्कुल नहीं। अगर सोइल प्रोटोजोआ जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया को खा जाते हैं तो लाभदायक नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे, हानिकारक हो जाएंगे। तो सही विकल्प को चयन करना है, ए और दोनों सही, बिल्कुल गलत। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आर सही है और ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, ए सही है आर गलत है, नहीं ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, ए गलत है और आर सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, ए और आर दोनों गलत है, नहीं ए गलत है आर सही है। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आता है जो कि मैच द फॉलोइंग से है। लिस्ट 1 दे रखी है प्रोटोजोआ और लिस्ट 2 में दे रखा है होस्ट और डिजीज से मिलान करना है। लिस्ट 1 में ट्राइकोनिम्फा दे रखा है, ट्राइकोनिम्फा से कौन सी डिजीज होती है, इसका होस्ट कौन सा होता है? तो ट्राइकोनिम्फा का जो होस्ट होता है वो टर्माइट होती है, टर्माइट की घट होती है। एंड अमीबा हिस्टोलिका से कौन सी डिजीज होती है? तो अमीबिक डिसेंट्री होती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से क्या होता है, बिनाइन मलेरिया होता है। और जियार्डिया लिम्पियस से क्या होता है, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है 1 2 3 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं प्रोटोजोआ का जल प्रदूषण में योगदान होता है, हमेशा होता है, कभी नहीं होता है, कुछ परिस्थितियों में होता है, यह केवल फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, कुछ परिस्थितियों में प्रोटोजोआ जो होते हैं वो जल प्रदूषण में योगदान देते हैं। कौन सी परिस्थिति आती है, जब रेड टाइड की परिस्थितियां देखने को मिलती है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में हमें फॉसिल प्रोटोजोआ दे रखा है और लिस्ट सेकेंड में इकोनॉमिक यूज से हमें मिलान करना है। तो फर्स्ट लिस्ट में दे रखा है फोरामिफेरा, इससे क्या बनता है, लाइमस्टोन बनता है। रेड्यूलेरा जो है उससे क्या बनता है, चर्ट बनता है। और ट्रिपोली स्टोन जो है वो जो होते हैं पॉलिशिंग में मदद करते हैं। और न्यूमिलाइट्स जो होते हैं बिल्डिंग स्टोन होते हैं। बिल्कुल 1 2 3 4 जो है कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं काला आजार रोग का काउजिंग प्रोटोजोन है ना। आप लाइव चैट में आंसर देते रहना साथ के साथ। लिशमीनिया ट्रोपिका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है लिशमीनिया डोनोवानी, ऑप्शन सी है ट्रिपेनोसोमा क्रूजी और ऑप्शन डी है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। तो काउजिंग यदि काला आजार पूछा है तो लिशमीनिया डोनोवानी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर
34 दे रखा है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होता है? ट्रिपेनोसोमा क्रूजी के द्वारा होता है या ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा होता है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस के द्वारा होता है, जियाडा इंटेंस्टाइलिस के इन ऑप्शन नंबर सी और डी तो क्या है, गलत हो जाएंगे। अब देखो ऑप्शन नंबर ए और बी कौन किससे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस से अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होती है। कमेंट्स में जो है लाइव चैट में आप ऑप्शन आंसर देते रहना, इससे आपका ही जो है एनालिसिस होगा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, सेलुलोज डाइजेशन में सहायक सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ पाया जाता है, किसके अंदर पाया जाता है? कॉकरोच में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है टर्माइट में, ऑप्शन सी है फ्रॉग में, ऑप्शन डी है फिश में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टर्माइट में जो है सेलुलोज डाइजेशन में सहायक सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ ट्राइकोनिम्फा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, प्रोटोजोआ का सर्वाधिक अप्रत्यक्ष आर्थिक महत्व किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी रोग, ऑप्शन सी जैव भू रासायनिक चक्र और ऑप्शन डी है प्रयोगशाला अध्ययन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैव भू रासायनिक चक्र। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37, जल शुद्धिकरण वाटर प्यूरिफिकेशन में सहायक प्रोटोजोआ मुख्यतः होते हैं, ऑटोट्रोफिक नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते, पैरासाइटिक नहीं हो सकते, होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक जो होते हैं बैक्टीरिया को खाते हैं और जल को शुद्धिकरण करते हैं, तो होलोजोइक जो है इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, प्लैंक्टोनिक प्रोटोजोआ का मुख्य आर्थिक महत्व है, क्या है? रोग उत्पन्न करना, बिल्कुल भी नहीं, जल प्रदूषण नहीं करते हैं, ऑप्शन सी है खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी, हाँ बिल्कुल ये खाद्य श्रृंखला की क्या होते हैं, प्रथम कड़ी होते हैं। ऑप्शन डी है लाइमस्टोन का निर्माण करना, नहीं ये फोरेमिफोरा का काम होता है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, ट्राइकोनिम्फा सामान्यतः पाया जाता है मानव की आंत में, मेंढक में, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है दीमक टर्माइट की आंत में और ऑप्शन डी है मछलियों में। तो दीमक टर्माइट की आंत में ट्राइकोनिम्फा पाया जाता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आता है फोरेमिफोरा के जीवाश्म से निर्मित प्रमुख चट्टान है, कौन सी है? ग्रेनाइट है नहीं, बेसाल्ट है नहीं, लाइमस्टोन जो है फोरेमिनीफेरा जो है उसकी चट्टान है लाइमस्टोन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के, न्यूमीलाइट्स किस युग से संबंधित है? जुरासिक युग से, ट्रायसिक युग से, इओसिन युग से और पार्मियन युग से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, कमेंट्स में बताइए। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इओसिन जो है उस युग से संबंधित होते हैं न्यूमीलाइट्स। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर, ट्रिपोली स्टोन का उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, उर्वरक के रूप में, पॉलिशिंग मटेरियल के रूप में और औषधि निर्माण में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉलिशिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है ट्रिपोलिन स्टोन का उपयोग। फिर आते हैं रेड टाइड के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोन है, क्वेश्चन नंबर 43 कौन कौन से हैं? तो न्यूक्चुरिका, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा, न्यूक्चुरिका जो है वो एक डायनोफ्लैजिलेट है जो कि रेड टाइड में हेल्प करता है। रेड टाइड का मुख्य दुष्प्रभाव क्या होता है? जल शुद्धिकरण, जल का शुद्धिकरण नहीं होता है, जल का प्रदूषण हो जाता है। मछलियों की मृत्यु, ऑप्शन बी दे रखा है, मछलियों की मृत्यु। प्लैंकटन में वृद्धि नहीं होती है, जल की क्षारीयता बिल्कुल भी नहीं, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मछलियों की मृत्यु हो जाती है, पानी के जहरीले होने से मछलियां जो होती है वो मर जाती है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, तो सॉइल प्रोटोजोआ का नकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ता है? फॉस्फेट साइकिल पर या फॉस्फेट साइकिल पर पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया पर पड़ता है, ऑप्शन सी दे रखा है सल्फर बैक्टीरिया पर पड़ता है और ऑप्शन डी दे रखा है एल्गी पर पड़ता है। एल्गी तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी, ना तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है वो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। सल्फर बैक्टीरिया और फॉस्फेट साइकिल क्वेश्चन के गलत आंसर। नकारात्मक जो सॉइल प्रोटोजोआ होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को खाते हैं, तो उन पे ही क्या होगा, इनका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं 46वें क्वेश्चन की, अमीबिक डिसेंट्री का कारण है, बिल्कुल आपको एक ही बार में आ गया हुआ क्वेश्चन, तो एंटअमीबा हिस्टोलिका। ये पीवाईक्यू है ना, पीवाईक्यू पहले ऐसे ही पूछे जाते थे और जो बड़े बड़े ऑप्शन वाले क्वेश्चन है वो हाल ही के पैटर्न पे है।
तो एंडेमिबा हिस्टोलिका जो है उसका कारक हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं काला आजार रोग उत्पन्न होता है, कौन करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना। ट्रिपेनोसोमा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी है ट्राइकोमोनास और ऑप्शन सी है लिशमैनिया डोनोवाइनी। ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अफ्रीकन सिल्वियन सिकनेस का काउजिंग एजेंट है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ट्रिपेनोसोमा गैम्बियन जो है वो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, मलेरिया उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ संबंधित है सार्कोडिना से, मस्टिगोफोरा से, स्पोरोजोआ से या फिर सिलिएटा क्लासेस से। कौन सी क्लासेस से संबंधित है? बिल्कुल वो स्पोरोजोआ क्लासेस से संबंधित है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो अगर आपने क्लासों को ध्यान से देखा है तो आप इजीली इन क्वेश्चनों का आंसर कर पा रहे हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 50, जियार्डिया लेम्बिया से होने वाला रोग है, कौन सा रोग होता है? जियार्डिया लेम्बिया से। डिस्टेंट्री होता है, जियार्डियासिस होता है, बिल्कुल सही है, जियार्डियासिस होता है। काला आजार लेशमैनिया डोडोमानी से होता है। स्लीपिंग सिकनेस अफ्रीकन जो स्लीपिंग सिकनेस होती है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियन से होती है, और डिसेंट्री जो होती है अमीबा से होती है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस से संबंधित रोग है, कौन सा रोग है? एमीबियासिस बिल्कुल भी नहीं, मलेरिया नहीं होता है, टाइफाइड भी नहीं होता है। किस ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस से वेजिनाइटिस जो है वो डिजीज देखने को मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रोटोजोआ का प्रयोग जेनेटिक अध्ययन में क्यों किया जाता है? बड़े आकार के कारण नहीं, इनका आकार तो छोटा होता है। ऑप्शन बी दे रखा है धीमे जनन के कारण, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन सी दे रखा है तीव्र जनन और सूक्ष्म आकार के कारण ही इनका जेनेटिक्स में अध्ययन किया जाता है, परजीवी जीवन की वजह से भी नहीं होता है। तो ऑप्शन सी जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। तो फ्लिंट एवं चैट चट्टानों में पाए जाते हैं, कौन पाया जाता है? फोरेमिनी फेरा जीवाश्म पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, ये तो लाइमस्टोन के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन बी दे रखा है रेडियोलेरिया जीवाश्म, ऑप्शन सी दे रखा है अमीबा, अमीबा नहीं होते हैं, ऑप्शन डी दे रखा है पैरामीशियम नहीं होते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। रेडियोलेरिया जो जीवाश्म होते हैं फ्लिंट एवं चट जो चट्टानें होती है वहां पे देखने को मिलते हैं। प्रोटोजोआ का मानव के लिए सबसे हानिकारक प्रभाव है, क्या है? जल प्रदूषण, रोगोत्पत्ति, मिट्टी की उर्वरकता और खाद्य श्रृंखला। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? रोगों की उत्पत्ति। प्रोटोजोआ सबसे ज्यादा मानव को रोग उत्पन्न करके ही प्रभावित करते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। इमेरिया संबंधित है, मलेरिया से नहीं। मलेरिया से कौन संबंधित होता है? प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर बी देख रहा है कॉक्सीडियोसिस, क्या कॉक्सीडियोसिस से जो है इमेरिया संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी दे रखा काला आजार, नहीं। लिशमैनिया डोनोवानी और ऑप्शन डी दे रखा है अमीबियासिस, इससे अमीबा संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा कॉक्सीडियोसिस जो है इमेरिया से संबंधित होता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। आइसोपोरा होमिनिस उत्पन्न करता है, आइसोपोरा होमिनिस क्या उत्पन्न करता है? मलेरिया उत्पन्न करता है, नहीं। अमीबियासिस उत्पन्न करता है, नहीं। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन करता है, आंतों का संक्रमण करता है, और ऑप्शन डी दे रखा है स्लीपिंग सिकनेस करता है, नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। आइसोपोरा होमिनिस जो है वो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन करता है। सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ का प्रमुख लाभ है होस्ट को रोक देना, होस्ट ऑप्शन ए है होस्ट को रोक देना, ऑप्शन बी है होस्ट की मृत्यु, ऑप्शन सी है पोषण सहायता, और ऑप्शन डी है जल प्रदूषण। देखो ये रोग और मृत्यु तो नहीं करता है और जल का प्रदूषण भी नहीं करता। सिम्बायोटिक जो प्रोटोजोआ होता है उससे लाभ होता है, और वो लाभ क्या है? पोषण में सहायता मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 57 का आंसर क्या हो जाएगा? सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में बात करते हैं। प्रोटोजोआ की कौन सी विशेषता उन्हें मॉडल ऑर्गेनिज्म बनाती है? बहुकोशिकता, नहीं भाई ये तो कैसे होते हैं? एकोशिकीय होते हैं। जटिल अंग तंत्र, जटिल अंग तंत्र नहीं पाया जाता है। परजीविता तो देखने को मिलती है, और इनकी जो संरचना होती है वो भी क्या होती है? सरल होती है। परजीविता की वजह से भी ये मॉडल ऑर्गेनिज्म नहीं होते, पर इनकी जो सरल संरचना होती है उसी की वजह से क्या होते हैं? ये मॉडल ऑर्गेनिज्म बनते हैं। परजीविता पाई तो जाती है पर इससे ये मॉडल ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। तो उनकी क्या विशेषता है जिससे ये मॉडल ऑर्गेनिज्म बन पाते हैं? तो सरल संरचना के कारण। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, ओशिनिक
जूस का निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है? एल्गी के द्वारा होता है? नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है बैक्टीरिया से, नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है प्रोटोजोन स्केलेटन से, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है फंजाई से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोअल स्केलेटन से ऑर्गेनिक ऊर्ज का फॉर्मेशन होता है। तो 59 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मिली ओ नीला संबंधित है, मिली नीला जो है वो किससे संबंधित होते हैं? रेड्यूलेरिया से। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है रेड्यूलेरिया, नहीं। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है फोरेमिनीफेरा। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है स्पोरोजोआ, नहीं। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है सिलेटिया, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। मिलियोलिना जो है, मिलियोलिना जो है वो फोरेमिनीफेरा से संबंधित होते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में, जिम्नोडियम संबंधित है। जिम्नोडियम जो होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? रेड टाइड से, मलेरिया से, डिसेंट्री से और कालाजार से। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रेड टाइड से। रेड टाइड से जिम्नोडियम और न्यूक्लिकुलस जो ऐसे डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं वो संबंधित होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। आज का जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो भी क्या है? क्वेश्चन नंबर 62, प्रोटोजोआ की कौन सी श्रेणी पूर्णतः परजीवी है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सार्कोडेटा, ऑप्शन नंबर बी है मस्टिकोफोरा, ऑप्शन नंबर सी है सिलिएटा और ऑप्शन नंबर बी है स्पोरोजोआ। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि प्रोटोजोआ की कौन सी श्रेणी पूर्णतः परजीवी होती है? बिल्कुल सही, जो ऑप्शन नंबर डी है, स्पोरोजोआ जो होती है वो पूर्णतः क्या हो जाती है? परजीवी हो जाती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको मेरे ये एमसीक्यू अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।